वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल्स का आगे का टॉपिक करने वाले। जैसे हमारे लास्ट लेक्चर में हमारे गैमेटोजेनेसिस में उसमें भी पर्टिकुलर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल। वैसे आज हम हमारे फीमेल्स में भी देखने वाले oogenesis मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ओवम या और एग। ओके, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो oogenesis बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स। ओके, जो भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं एक फीमेल के अंदर और भी कैसे नंबर में रहेंगे? वो हैप्लॉइड के। एंड इट कैन बी डन बाय द मियोसिस एंड माइटोसिस। मतलब क्या, ये पूरा चीज को फॉर्मेशन होने के लिए हमको माइटोसिस की भी जरूरत पड़ने वाली है और कहीं कहीं भी मियोसिस की भी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो आपके पूरे oogenesis में कैसा होता है कि 3 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड होता है ग्रोथ फेज एंड थर्ड होता है मेचुरेशन फेज। हर एक के नाम में ही उसका बात छुपा है। पहले जानते हैं हमारे मल्टीप्लीकेशन फेज में। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं हमारे बॉडी में? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ओके, सो बेसिकली थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहला कौन सा सेल होता है? पीजीसी सेल होता है। मतलब क्या? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, जो कि हमारे फीटल स्टेज में ही, मतलब जब एक फीमेल बेबी जब मदर के वूम में ही रहती है तभी उसका ओवेरी डेवलप हो जाता है और उसके सारे के सारे बोल सकते हैं हमारी oogenesis भी उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। ओके, मतलब क्या, उस टाइम पे उसके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होते हैं, जाके फीटल के ओवेरी में सेटल डाउन होते हैं और उसके बाद वहां पे उनका मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन फेज मतलब क्या? बाय माइटोसिस मिलियंस ऑफ मदर सेल्स, या उसी को हम oogonia बोल सकते हैं। इट इज फॉर्म बाय द पीजीसी सेल। ओके, तो बेसिकली जो पीजीसी सेल था हमारे पास, इसका माइटोसिस होते 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 हमारे पास कैसे होंगे? मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ oogonia के क्या बन जाएंगे? सेल्स बन जाएंगे। ओके, आपको पता है माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। तो पीजीसी सेल हमारा कभी भी कैसा होता है? ये 2n की कंडीशन में होता है। तो आपका माइटोसिस होते होते भी जो लास्ट में oogonia बने, ये कौन से कंडीशन में होंगे? अभी भी 2n के ही कंडीशन में होंगे। ओके, सो बेसिकली ये आपका कौन सा फेज था? मल्टीप्लीकेशन फेज। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या होता है? रन आउट हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट फेज है हमारे पास ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में मतलब क्या होगा? जब बहुत ज्यादा माइटोसिस बहुत ज्यादा नंबर में होता है तब सेल्स को चाहिए रहता है कि उनका क्या होने लगे? ग्रोथ होने लगे, साइज में थोड़ा इंक्रीज हो जाए वो। ठीक है, तो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फूड वगैरह जो भी कंज्यूम करते हैं उसके बाद क्या होगा? उनका साइज थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब यही oogonia अपना साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। देखो, ना माइटोसिस हुआ ना मियोसिस, सिर्फ साइज इंक्रीज हुआ। ओके, सो बेसिकली oogonia तब भी 2n का था, तो अब अभी भी क्या रहेगा? 2n का ही रहेगा। बस नाम में चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ oogonia और प्राइमरी oocyte की ग्रोथ के फेज के हिसाब से। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि oogonia अपना डिविजन को स्टॉप कर देता है एंड इंक्रीज देयर साइज। तो बेसिक बात समझ में आ गया है कि स्टॉप द डिवीजन एंड इंक्रीजेस देयर साइज। मतलब क्या करेगा? ये साइज को इंक्रीज करेगा। और ऑल्सो इसमें क्या क्या होगा? आपका ER, GC, माइटोकॉन्ड्रिया सबके भी नंबर को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। तो सेल में बेसिकली ये सारी चीजें क्या होने लगेंगी? इनके अंदर स्टेबल आउट होने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हमारे पास मेचुरेशन फेज। मेचुरेशन से समझ में आता है क्या होगा? यहाँ पे जो प्रॉपर डिविजन हुए थे तो ये अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड नेचर से किस में जाएगा? हैप्लॉइड नेचर, मतलब प्रॉपर मेच्योर होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे मेचुरेशन फेज में? किसमें क्या लिख के दिया आपको? oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है? ओवेरीज में ही। ओके, वो भी बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ क्या हो जाता है? जो भी oogenesis का प्रोसेस है ये स्टार्टअप हो जाता है ओवेरीज के अंदर, जो फीटल ओवेरी होता है। और कभी भी यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा अनइक्वल डिवीजन होते हैं साइटोप्लाज्म के। ओके, क्योंकि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में जब भी यहाँ से डिवीजन होता था वो इक्वल डिवीजन था। ओके, सो हमारा जो प्राइमरी oocyte है डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। एक बनेगा सेकेंडरी oocyte जो कि प्रॉपर कौन से कंडीशन का आ जाएगा? 1n के। ओके, और ये किसके हेल्प से होगा? हमारे मियोसिस 1 के हेल्प से होगा। आपको ही पता है मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो 2n से कंडीशन किस में आ जाएगी? 1n के कंडीशन में आ जाएगी। ओके, इसी के साथ डिवीजन में आपको क्या मिलेगा? एक पोलर बॉडी मिलेगा। पोलर बॉडी का वैसे कोई भी यूज नहीं होता बिकॉज कैसा है, एट अ टाइम कभी भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी भी एक ही ओवम का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। ठीक है, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट ओवेरी और फ्रॉम द राइट ओवेरी। अब कैसा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में रिक्वायरमेंट्स होती है मिलियंस ऑफ सेल्स को बनाने के लिए, बिकॉज हमको पता है एट द एंड कोई एक सेल ही जाके फर्टिलाइज कर पाएगा। लेकिन ओवम में इतना सारा जरूरत नहीं होता, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही का जरूरत है। तो कुछ भी करके कितना भी मियोसिस वगैरह आप रन करो, कभी भी एक ही ओवम बनना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं बनना चाहिए। तो बाकी यही चीज बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है? आपका अनइक्वल डिवीजन क्या कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म का। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो ओके, ये 2n से क्या होगा? 1n में डिवाइड होगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का साइज है वो डिफर करेगा, ताकि बाद में ये जो पोलर बॉडी है इसको डिसइंटीग्रेट करके डिसअपियर कर दिया जाए
ओके, और फाइनली आपके पास खाली क्या बचेगा, एक सेकेंडरी oocyte बचेगा। ओके, तो मियोसिस 1 क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया जो कि 1n कंडीशन का रहेगा, और पोलर बॉडी बन जाएगा जो कि आगे की मियोसिस 2 में एंटर ही नहीं करेगा। ओके, नो एंट्री इनटू द मियोसिस 2। अब यहाँ पे मियोसिस 2 रुका है, अभी नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस 1 जब तक होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब ये सेकेंडरी oocyte प्रॉपर्ली आपके ग्राफेन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, जाके सिचुएट होगा। ओके, जो हम बोलते हैं ना कि ग्राफेन फॉलिकल बर्स्ट आउट होता है, फिर उसमें से oocyte रिलीज होता है, तो वो oocyte असल में कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte का है। मतलब अभी तक उसके अंदर सिर्फ मियोसिस 1 ही कंप्लीट हुआ है। ओके, अब कैसा है, जब वो oocyte रिलीज हुआ बर्स्ट आउट होने के ग्राफेन फॉलिकल से, तो वो जाके कहाँ जाएगा, आपके एम्प्यूलर रीजन पे जाएगा, जहां पे उसका फर्टिलाइजेशन अकर होगा। ओके, अब ये जो आपको मैंने नीचे का बनाया मियोसिस 2 होगा, ये मियोसिस 2 तभी रन हो पाएगा जब तक कोई स्पर्म्स आके आपके ओवम से फर्टिलाइजेशन ना करे, तब तक नहीं होगा। जैसे स्पर्म आया, किसी ओवम से फर्टिलाइजेशन किया, वो क्या करेगा, पहले अपने सेंट्रियोल्स को अंदर डाल देगा। जैसे हमने पढ़ा था कि एक स्पर्म के पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सियल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये दोनों सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे, ओवम के अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद जब सेंट्रियोल्स आ जाएगा, तब जाके ये प्रॉपर क्या होगा, आगे जाके डिवीजन होगा। बिकॉज कैसा, इसका मियोसिस 2 रन तो होता है, लेकिन मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे क्या रह जाएगा, ये रुक जाएगा। ओके, ये बेसिक चीज है। मेटाफेज 2 पे क्यों रुका, बिकॉज वहां पे सेंट्रियोल्स की कमी होती है। ओके, समझ लीजिए आपके पास oocyte रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte, लेकिन उसका भी डिवीजन होते होते मियोसिस 2 के सिर्फ मेटाफेज पे रुक गया, मतलब प्रोफेज वगैरह हो गया, मेटाफेज पे रुका है। अब जैसे स्पर्म आके दिया, सेंट्रियोल्स है, स्पिंडल फाइबर से सेपरेट हो गया चीजें, तो इनका मियोसिस 2 आगे जाके रन हो जाता है। और मियोसिस 2 एक बार रन हो गया तो क्या बनेगा, एक ओवम बनेगा और दूसरा पोलर बॉडी बनेगा। ओके, ये जो पोलर बॉडी था, इसको तो ओवेरी में पूरा डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब ये पोलर बॉडी का क्या होगा, तो ये पोलर बॉडी आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंदर, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर ही सिचुएट रहता है। ओके, सो बेसिकली ये सेकेंडरी oocyte डिवीजन होकर एक ओवम बना दिया। ओके, और वापस से एक पोलर बॉडी बना दिया गया। इसको भी बाद में हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको खाली एक ही ओवम चाहिए था, जिसका कंडीशन क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये पूरा स्टेज था हमारे पास, जिसमें आपका क्या हो गया, oogenesis का फॉर्मेशन हो गया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है, तो अभी हम आगे अपना देखते हैं जो है सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, जैसे हमने पहले देखा था हमारे ग्राफेन फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफेन फॉलिकल, तो उसमें आपने ग्रानुलोसा सेल्स पढ़े थे। ओके, कोरोना रेडिएटा पढ़ा था। मेन आपने कोरोना रेडिएटा को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज तो वही है यहाँ पे। ओके, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक अंदर का सेल था। ओके, उसके बाद एक लेयर था ग्रानुलोसा का, और ये अंदर जाके ऐसा कुछ फॉर्मेशन करता है, ऐसा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म करता है, और इसके अंदर आपका क्या था, मेन सेकेंडरी oocyte इसके अंदर रहता है। तो खाली इतने पार्ट का जो कटआउट है, ओके, इतने पार्ट का कटआउट कोई खाली यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ना कि पूरे ग्राफेन फॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, सो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte क्या है कि जो ओवम होता है, नॉर्मल सी बात है कि ओवम के प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे, ooप्लाज्मा, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स की क्या थी, बेसिकली कमी थी। जो सेंट्रियोल्स की कमी बाद में आके कौन पूरा करता है, हमारा स्पर्म प्रोवाइड कर देता है। ओके, इसके बाद बात करें तो जो हमारा ओवम होता है, ह्यूमन का ओवम की बात करें तो ये नॉन सेलोडिक होता है, इवन ये माइक्रोलेसिथल होता है। नॉन सेलोडिक मतलब क्या, कवरिंग शेल्स जो होते हैं, जैसे हमारे एग आते हैं जो भी मुर्गी वगैरह के, तो उनके ऊपर शेल होता है। जब वो फूटता है तब अपने अंदर क्या होता है, योक और सब एल्ब्यूमिन बाहर आता है। तो जो ऊपर की कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलोडिक, मतलब शेल। तो नॉन सेलोडिक मतलब क्या, विदाउट शेल होते हैं। माइक्रोलेसिथल मतलब क्या, माइक्रो मतलब बहुत कम, लेसिथल मतलब होता है योक। ओके, तो बहुत ज्यादा कम योग का कंटेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मुर्गी का येलो वाला पार्ट का योग है वो ना, इसके अंदर आपके अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स है, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो क्या करेंगे, आपके सेकेंडरी oocyte को हो सकते हैं मैच्योरेशन रखने में, थोड़ा प्रॉपर रखने में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, थोड़ा राउंडेड स्ट्रक्चर रहेगा। इवन ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल बोला गया है तो ये कैसे एम्प्यूला तक जाता है, आपको भी पता है कि बेसिकली सीलिया प्रेजेंट होते हैं ओविडक्ट में, जो क्या करते हैं, इनको ट्रांसफर करते हैं। ओके, और अभी ये कैसे कंडीशन का, ये हैप्लॉइड कंडीशन का भी है। अगर बेसिकली इनके साइज की बात करें तो इट इज बेसिकली 0.1 मिलीमीटर का साइज होता है, या उसी को आप 100 माइक्रॉन्स भी बोल सकते हो। ओके, तो ये सारा था इनका बेसिक स्ट्रक्चर की क्या क्या हो सकता है। अब अगर एक एक लेयर की स्टार्ट की बात करें तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, जो सबसे इनर मोस्ट है ये वाला, ये इनर मोस्ट सेल सबसे कौन सा अपना वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है, या इसको हम एग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये एग मेम्ब्रेन जैसी रप्चर होता है वैसे क्या हो जाता है, स्पर्म के न्यूक्लियस का इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अपने ऊपर एक और जो लेयर है, ये देखो, ये आपने एक ब्लू कलर का ये लेयर देखा, एक और ब्लू कलर का यहाँ पे लेयर है, तो ये क्या करता है, इसी लेयर को फॉर्म करता है अपने ऊपर। ओके, सो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है, टू सिक्रीट द नॉन सेल्युलर ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ओके, सिक्रीट द नॉन सेल्युलर ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा।
तो जो आपको ये वाला लेयर दिख रहा है सेकंड वाला, ये जोना पेलिसोइडा का लेयर है। तो नॉर्मल सी बात करें तो जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है वो अपने पर किसको बनाता है, जोना पेलिसोइडा को बनाता है। ओके, आपको ये बीच में खाली जगह दिख रही होगी दोनों लेयर के, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसोइडा के बीच की जो ये खाली लेयर है। ओके, ये पूरा जो खाली लेयर है पूरा, इसको हम बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं। ओके, वाइटेलाइन के जो ऊपर है जस्ट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीवाइटेलाइन स्पेस। इसका बेसिक काम क्या होगा, इसका बेसिक काम होगा कि फ्लूइड को कंटेन करो इंटरनली, और क्या कंटेन करो, फर्स्ट पोलर बॉडी। पीवी बेसिकली स्टैंड फॉर पोलर बॉडी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो इनका स्पेस एरिया है, यहाँ पे एक पोलर बॉडी भी सिचुएटेड है। ओके, मतलब क्या, जब डिवीजन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा तो जब ये प्रॉपर ओवम में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक पोलर बॉडी बन जाएगी, यही पोलर बॉडी वहां पड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो आपका जो सेकंड लेयर में कब से बोला आपको, जोना पेलिसोइडा। तो ये अडहेर करके रखता है, अडहेर मतलब कुछ सेल्स को चिपका के रखता है अपने पर, और वो सेल्स कौन से होते हैं आपके, कोरोना रेडिएटा के। ओके, ये कोरोना रेडिएटा के ऊपर ही बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो जल्दी अंदर जाने नहीं देते स्पंज को इन कोरोना रेडिएटा को ब्लास्ट करना पड़ता है। बेसिकली स्पंज के बाद आपने जाना था बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइलोनेरिक एसिड्स होते हैं जो इन कोरोना रेडिएटा को क्या करते हैं, यहाँ से रप्चर करते हैं और फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जोना पेलिसोइडा क्या करेगा, अडहेर करके रखेगा एक रेडियल सेल्स को, मतलब रेडियली पूरे चारों तरफ से क्या करेगा, कोरोना रेडिएटर को आजू बाजू रखता है। ओके, नेक्स्ट ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको रेड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो ये डिराइव होता है किससे, हमारे ग्रैनुलोसा सेल से। ओके, आपको पता था कि यहाँ पे जो ये जहाँ पे ओसाइड है आपका, यहाँ पे आपके बहुत सारे डॉटेड सेल्स है। ठीक है, ये ग्रैनुलोसा के यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है कि जो भी आपका कोरोना रेडिएट है वो क्या रहता है, ग्रैनुलोसा के सेल से बना हुआ रहता है। ओके, इवन ये हेल्प करता है भाई जोना पेलिसोइडा को, जोना पेलिसोइडा से भी चिपका रहेगा और एक दूसरे से भी चिपका रहेगा, किसके हेल्प से, हाइलोनेरिक एसिड के। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइलोनेरिक एसिड एक ऐसा काम करता है जैसे ये कौन सा आपका एक म्यूको पॉलीसेक्राइड की तरह काम करता है। ओके, म्यूको बेसिकली आपको समझ में आता है कि म्यूकस लाइक सब्सटेंस होगा कोई, पॉलीसेक्राइड मतलब एक शुगर की यूनिट, शुगर की यूनिट थोड़ी कैसे चिपचिपी रहेगी, तो ये कोरोना रेडिएटा चिपके रहेंगे एक दूसरे से। इवन ये कोरोना रेडिएटा आपके अंदर के जोना पेलिसोइडा से भी चिपक के रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक आपको इंटरनली सेल लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा दिख रहा है बॉल जैसा, तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ये पूरे ओवम का क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, जिसको जर्मिनल वेसिकल भी बोला जाता है। ओके, अभी यहाँ पे इसको न्यूक्लियस तो प्रॉपर नहीं बोल सकते, इसको प्रो न्यूक्लियस बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक का इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और ना तो इसका प्रॉपर कन्वर्जन हुआ है अभी तक का। ओके, सो बेसिकली इसमें आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रो न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस हटा दीजिएगा, ये बेसिकली कैसा है, यहाँ पे ये प्रो न्यूक्लियस फॉर्मेशन है। ओके, अभी तो प्रॉपर नहीं इसलिए, या इसी को हम जर्मिनल वेसिकल भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे आपका क्या लोकेट करता है, पोलर बॉडी, जो हमने यहाँ से समझ लिया कि जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जिस एंड पे, ठीक है, जिस एंड पे ज्यादातर आपका जर्मिनल वेसिकल और पोलर बॉडी दोनों मिले, ये जगह को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। ओके, तो मतलब आपको मैं थोड़ा कटआउट करके दिखाऊं तो ये एरिया को आप क्या बोलोगे, एनिमल पोल बोलोगे। एंड एनिमल पोल की जो हमेशा अपोजिट साइड होगा उसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है आपको ध्यान रखने हैं कि बेसिकली कैसा है कि जहां जर्मिनल वेसिकल प्रो न्यूक्लियस है और पोलर बॉडी उसको एनिमल पोल बोलेंगे, एंड अपोजिट साइड वाले को क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल बोलेंगे। ओके, तो ये बेसिक सा पूरा स्ट्रक्चर था आपका किसका, oogenesis के फॉर्मेशन का एंड आपका सेकेंडरी oocyte का। ओके, तो बेसिकली अभी यहीं से हमारा क्या होता है, कभी भी कोई स्पर्म क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके, कोई भी स्पर्म का सेल है वो यहाँ से एंटर करेगा, कोरोना रेडिएटास को हटाता है, उसके बाद ये किसको टच करेगा, इस जगह को, जोना पेलिसोइडा के लेयर को, और यहाँ से वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ZP3 ZP4 टाइप के ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, आपका जो ये स्पर्म है इसकी एक्टिविटी को पकड़ेंगे कि हाँ भाई ये ह्यूमन का ही स्पर्म है और ये ह्यूमन के ओवम से ही क्या हुआ, अटैच हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ से आपका वॉल रप्चर होता है और सारे स्पर्म क्या होंगे, पहले एंटर जाएंगे। ओके, सारे एक ही जाएगा कोई, और स्पर्म के एंट्री के भी पहले एक प्रॉब्लमेटिक है कि स्पर्म पहले अपने सेंट्रियोल्स को अंदर भेजेगा कि भाई ओवम तू अपना क्या कर ले, तू अपने डिविजन को कंप्लीट कर ले। ओके, डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भी अपने क्या करूंगा, न्यूक्लियस को अंदर सेटल डाउन कर दूंगा, और जब यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस आके बैठ जाएगा तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, बाद में फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ओवम के प्रो न्यूक्लियस है, स्पर्म के न्यूक्लियस है, इन दोनों का फ्यूजन होकर क्या बन जाएगा, N और N वापस क्या बन गया, 2N, नोन एज अ जाइगोट। ओके, तो यही पूरा बेसिक फंडा है हमारा सेकेंडरी oocyte और oogenesis का। ओके, आगे का टॉपिक हम देखते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन के ऊपर, या उसी को हम सिंगैम्बी भी बोलते हैं। जब हमारा बेसिकली प्लांट्स और इसका बात आता है तब सिंगैम्बी बोला जाता है, लेकिन अभी कैसा यहाँ ह्यूमंस की बात है, एनिमल्स की बात है, तो यहाँ पे वर्ड टर्म्स क्या यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन। ओके,
तो बेसिकली अभी फर्टिलाइजेशन मतलब होता क्या है, ये बहुत कॉमन सा बेसिक सा टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा कि एक मेल स्पर्म का और फीमेल ओवम का जब दोनों का फ्यूजन हो जाए, ठीक है, और उसी किसी चीज का फॉर्मेशन हो जाइगोट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होना। ओके, लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपली नहीं होता है क्योंकि स्पर्म को बहुत ज्यादा टाइम तक ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम वजाइना सर्विक्स टू द यूटेरस एंड देन फैलोपियन ट्यूब जिसको मूवी डक बोलते हैं, तब जाके वो एम्प्यूला रीजन तक पहुंचता है। ओके, और उसके बाद भी उसको एंट्री करने के लिए काफी ज्यादा हो सकते हैं ना मेहनत करनी पड़ती है स्पर्म को, ताकि वो कोरोना रेडिएटा को, जोना पेलिसुडा को, ये सबको वाइटल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद वो फीमेल के प्रो न्यूक्लियस से क्या कर पाए, मेट कर पाए। ठीक है, तो कहने में इजी था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, लेकिन प्रोसेस इज नॉट अ सिंपल। ओके, तो बेसिकली देखना स्टार्ट करते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्या होने वाला है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, तो हमेशा एग्जाम का पहला लाइन तो ये लिखना ही लिखना है। ओके, जिसके से किस का फॉर्मेशन होता है, आपके जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो की कंडीशन क्या बन जाती है, वापस से 2n की हो जाती है। ठीक है, एन फ्रॉम द ओवन एंड एन फ्रॉम द स्पर्म। तो 2n की कंडीशन बन गई, इतना हमको पता है कि जो भी हमारा बोल सकते हैं ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनली होता है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ऐसा नहीं कि फ्रॉगों का केस है कि हाँ एग बाहर छोड़ दिया, स्पर्म बाहर छोड़ दिया, फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं। हमारे बॉडी के अंदर ही क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, और यही जाइगोट से फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है सारी चीजें, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो बेसिकली क्या होगा कि यही आपका जो जाइगोट बना है उसके सेल्स बहुत ज्यादा नंबर्स में डिवाइड होते हैं, और किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। ये भी हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे एम्ब्रियो का जेनेसिस के बारे में, या हमारे बोल सकते हैं पूरा गैस्ट्रुलेशन बैस्ट्रुलेशन का स्टेज। ओके, तो ये जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा ये कहाँ होगा, आपके यूटेरस में। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, आपके एम्प्यूला रीजन में। ओके, तो एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन है, लेकिन यूटेरस के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ओके, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, इसे फटाफट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो थोड़े मैकेनिज्म चलते हैं। तो अगर पहली बात करें, अगर थोड़ा सीमेन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो सीमेन है क्या, तो बेसिकली इट कंटेन द सम सिक्रीशन। ये क्या कंटेन करता है, आपके कुछ सिक्रीशंस को कंटेन करता है। अब आपको सिक्रीशन जैसे कि पता है आपके कौन कौन से सिक्रीशन हो गए अलग, जैसे कोपस ग्लैंड के सिक्रीशन हो गए, ओके, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन हो गए, आपके सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशन हो गए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सिक्रीशन से एक आपका कोगुलेटेड सीमेन बनता है। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि सीमेन कंटेन करता है कुछ सिक्रीशंस को। ओके, इवनली कैसा है कि आपका सीमेन क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन या एवरी इजैकुलेशन के टाइम पे क्या होता है, सीमेंस बाहर आ जाते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि जो आपका कोगुलेटेड सीमेन होता है, ये कोगुलेटेड सीमेन कंटिन्यू कोगुलेशन फॉर्म में नहीं रह सकता। मतलब जैसे हमारे बॉडी से रिलीज आउट हुआ, एक मेल बॉडी से रिलीज आउट हुआ तो वो कोगुलेटेड रहता है, लेकिन जैसे वजाइना के अंदर एंटर करता है फीमेल के, वो कोगुलेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में। ओके, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप एक झुंड में भागोगे तो स्लो हो पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा एरिया खुला खुला है तो जल्दी भाग पाओगे। ओके, तो बेसिक बात वही यहाँ पे है कि लिक्विफिकेशन होने की वजह से क्या होगा कि जितने लोग कोगुलेट थे वो थोड़ा धीरे क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा बेसिक बात क्या बोला जाएगा कि इनकी एक्टिवनेस को क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। ओके, जो भी इनकी एक्टिवनेस होती है भागने की, उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो बेसिक ये बात था कि सीमेन क्या कंटेन करता है, कुछ सिक्रेशंस, ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग ईच इजैकुलेशन, और ये कोगुलेटेड सीमेन वजाइना में एंटर करते क्या बन जाते हैं, लिक्विफिकेशन, ताकि अपना क्या कर पाए, एक्टिवनेस को बढ़ा पाए। ओके, तो मैकेनिज्म में सबसे पहला मैकेनिज्म स्टार्ट होता है यहाँ से आपका कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, मतलब स्पर्म को एग तक का मूवमेंट करना है तो किस वे में मूवमेंट होगा, वो आपका पहला मैकेनिज्म में आता है। ओके, और भी हमारे पास दो एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है, वो अभी हम देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व द कैपेसिटेशन। ओके, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपेसिटेशन। तो ये अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कैपेसिटेशन होता क्या। तो बेसिकली कैपेसिटेशन के अंदर क्या होने वाला है कि जो स्पर्म है वो रिच करता है वजाइना को। ओके, स्पर्म रिचिंग द वजाइना, जैसे ही रिच करता है तो उसमें भी कैसा होता है कि जिसमें से आपके जो 50% स्पर्म है वही कैपेसिटेशन के अंदर जाते हैं, और ये कैपेसिटेशन होने में अराउंड 5 to 6 आवर्स तक का टाइम जाता है। ओके, कैपेसिटेशन क्या वो देखेंगे इस पार्ट में। और बाकी जो आपकी 50% तक के स्पर्म्स है उनको क्या कर दिया जाएगा, डीमोटलाइज कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि वजाइना के यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हमारे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं जो क्या करेंगे, स्पर्म सेल्स को एंगल्फ करना चालू करेंगे। ओके, अब ये चीज क्यों होता है, अब ये तो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर जो आपका 10 है इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर, उसके ऊपर बेस्ड है। बिकॉज कैसा होता है कि एट द एंड आपके बॉडी में कोई और किसी और का सेल आता है, ठीक है, स्पर्म इज अ सेल। ओके, तो किसी और का सेल आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या लगता है ये तो हमारा सेल नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना स्टार्ट करता है। इसलिए बोला गया अगर हमारा जो
200 to 300 मिलियन स्पर्म जब एंटर करेगा, उसमें से 50% ऑफ स्पर्म को डीमोर्टलाइज कर दिया जाता है, मतलब पूरे तरीके से उसको तोड़ के खत्म कर दिया जाता है। लेकिन 50% तक के लोग इसमें चले जाते हैं, कैपेसिटेशन में चले जाते हैं। तो ये कैपेसिटेशन क्या होता है? तो कैपेसिटेशन ये होता है, देखते क्या है कि कैपेसिटेशन में क्या होगा, स्पर्म को और एक्स्ट्रा एक्टिव किया जाएगा। यहाँ पे एक्टिवनेस तो बढ़ाया गया लिक्विफिकेशन से, लेकिन यहाँ पे स्पर्म की एक्टिविटी को और इंक्रीज करेंगे। कैसे कैसे करने वाले हैं? तो बेसिकली देखो, पहला तो अगर स्पर्म की एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो वो यूटेरस और ओविडक्ट की तरफ भी मूव करता है। ओके, क्योंकि वजाइना के यहाँ पे अगर कैपेसिटेशन पा लिया तो वो सर्विक्स को क्रॉस करेगा, फिर यूटेरस तक पहुंचेगा। तो यूटेरस और ओविडक्ट तक अगर उसको पहुंचना है तो किसका किसका हेल्प चाहिए उसको? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है, आपको मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशंस के बारे में बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन का बेसिक काम होता है कि जो भी यूटेरस के अंदर की फ्लूइडिटी है उसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाना स्टार्ट करना, मतलब थ्रू द यूटेरस और ओविडक्ट के डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लूइड उसका नेचर ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बेसिक यही काम है कि स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएगा वो। ओके, क्योंकि एट देन क्या होगा कि अगर वजाइना एरिया से एंटर हुआ, सर्विक्स में गया, तो यूटेरस उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी कहां तक जाना है? पूरा एम्प्यूला तक जाना है। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सारा यूटेरस के फ्लूइड को उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जब सारा फ्लूइड उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा, स्पर्म भी उसी डायरेक्शन में, तो एट देन स्पर्म को क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। ओके, मतलब बहाव के साथ ये भी बह के चला जाएगा, ऐसा समझो। आगे बोला जा रहा है कि इसमें और क्या क्या चाहिए, कि आपको वेस्टिबुलर सिक्रीशंस भी चाहिए। ओके, हमको पता है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, थोड़ा लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, जिसके से बेसिक क्या काम होगा कि स्पर्म का जब इजैकुलेशन होगा तो ज्यादा स्पीड अप में होगा। तो थोड़े बहुत हमारे पास कैसे अलग अलग जगह से क्या होंगे, हेल्प मिलेंगे कि हमारा जो स्पर्म है, ठीक है, उसकी क्या इंक्रीज कर पाए, हम मोटिलिटी को इंक्रीज कर पाए। तो जब ये सारी चीजें हमको हेल्प करेंगी तब जाके हमारे स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होती है। और वो भी कितनी इंक्रीज होगी? 1.5 to 3.0 मिलीमीटर पर मिनट, मतलब हर मिनट में हमारा जो स्पर्म है वो 1.5 से लेके 3.0 मिलीमीटर तक का क्या कर सकता है, वो ट्रैवल कर सकता है। ओके, बाद में यही चीज ट्रैवल होते होते ये स्पर्म जो है आपका कहां तक रीच हो जाएगा, आपके एम्प्यूला रीजन तक रीच हो जाएगा। ओके, इतना ही नहीं, इवन आपका जो यूटेरस और ओविडक्ट है इनके कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, आपके यूटेरस और ओविडक्ट का। और इसका कॉन्ट्रैक्शन करना क्यों जरूरी है? ताकि आपका जो स्पर्म उसको और ज्यादा हेल्प मिले, क्या हो पाए, वो रिच हो पाए आपके एम्प्यूला रीजन तक। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन नोन एज ऑक्सीटोसिन। ओके, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसको बेसिकली फॉर्म करता है आपको हाइपोथैलेमस। या आपके अलग अलग ग्लैंड से आपके चैप्टर नंबर 9 में आएंगे। ओके, आपका हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड जो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा आपके ऑक्सीटोसिन का। ये ऑक्सीटोसिन जाके आपके पिट्यूटरी में बैठता है और बाद में पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। और ये ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, यूटेरस और ओविडक्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी और इंक्रीज होती है। ओके, बाद में फाइनली आपका जो स्पर्म है वो कहाँ रीच हो जाएगा, आपके एम्प्यूलर रीजन तक का विद इन 5 मिनट्स के अंदर, अगर कैपेसिटेशन टोटली कंप्लीट हो जाता है तो। ओके, अब यहाँ आपको दिया 5 to 6 आवर्स, तो ये पूरे आपके स्पर्म्स की बात की जा रही है कि हर स्पर्म को क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, 5 से 6 घंटे जाते हैं ये सारे प्रोसेस को होने में। ओके, तो यही सारे बेसिक स्टेप्स में। आगे बोला जा रहा है कि जो आपका एक्रोसोम का मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है, मतलब जो ये आपका स्पर्म है और उसके बाद जो इसका हेड रीजन है और ये जो पूरा ऊपर का पार्ट है, ये यहाँ पे आपका एक्रोसोम होता है। ओके, और इसी के नीचे क्या होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस होता है। ओके, तो ये जो एक्रोसोम का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक्रोसोम का मेम्ब्रेन है ये बहुत ज्यादा थिन पतला सा होता है। अब इसके अंदर जैसे से कंटिन्यूस स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयन एंटर होते रहते हैं, जो भी वजाइनल के अंदर या हमारे सिक्रेशंस के अंदर जो भी कैल्शियम आयन होंगे, तो ये अगर स्पर्म के सेल वॉल से अगर एंटर हो गए, सॉरी सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन से अगर कैल्शियम आयन क्या हो गए, अंदर एंटर होना स्टार्ट हो गए, तो स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो एक्रोसोम का मेम्ब्रेन थिन है, प्लस कैल्शियम क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है स्पर्म के अंदर, इसके वजह से रैपिड विप्लैश मूवमेंट क्या हो जाएगी, और ज्यादा अमाउंट में होगी। रैपिड विप्लैश मतलब क्या, वो कंटिन्यू ऐसे ट्रेवल होते हुए आगे जाएगा। ओके, स्पर्म कभी ऐसा सीधा नहीं जाता है या बहते बहते नहीं जाता है, वो एक विप्लैश मूवमेंट मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन करते करते क्या जाएगा, वजाइना तक, आपके एम्प्यूलर रीजन तक का पहुंचेगा। ओके, तो ये बेसिक बात है। सबसे पहला हमारा मैकेनिज्म था मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग तक का। ओके, आपको लास्ट का ये 2 पार्ट लिखे दिया है कि स्पर्म की हाईएस्ट से हाईएस्ट जो मोर्टेलिटी या नेटेलिटी रेट होती है, बेसिक बात करें कि कब तक ये जिंदा रह सकता है, लाइफ स्पैन कितना है। तो जो स्पर्म का लाइफ स्पैन है वो होता है अबाउट 24 to 48 हावर्स तक होता है। ओके, मतलब 1 से लेके कम से कम 2 दिन तक का जिंदा रह सकता है। ओके, लेकिन जो ओवम की मोर्टेलिटी होती है,
सॉरी मोर्टेलिटी नहीं, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है 24 आवर्स का होता है। मतलब क्या बेस्ट सुटेबल टाइम होता है ओवम का 24 आवर्स का फर्टिलाइजेशन होने के लिए। ये मैंने आपको आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब टॉपिक पढ़ाया था मैंने तभी भी बोला था कि स्पर्म का बेस्ट सुटेबल टाइम होता है 24 आवर्स का। ओके, और उसी टाइम तक का उसका लाइफ स्पेन भी होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डीमोर्टलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक आपका मैकेनिज्म था सबसे पहला कि जिसमें आपने स्पर्म का मूवमेंट कहां तक करवाया, एग तक का, और आपका एग ऑब्वियसली कहां पे आके बैठता है, कभी भी एम्प्यूलर रीजन में। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका कि स्पर्म के मतलब एंट्री कैसे होता है आपके स्पर्म का ओवम के अंदर, या आपका सेकंड मैकेनिज्म चलेगा। और थर्ड मैकेनिज्म क्या होगा कि आपका ओवम कैसे एक्टिवेट हो जाता है सब चीज को लेके और अपना डिविजन्स वगैरह कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो नेक्स्ट मैकेनिज्म अभी देखते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारा क्या है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। ओके, बेसिक क्या रहेगा, एंट्री होना किसी भी स्पर्म का एक एग के अंदर, वो कैसे होने वाला है ये देखना है हमको। ओके, तो बेसिकली हमको पता है कि हमारा जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है वो कितना होने वाला है, 200 to 400 मिलियन ऑफ स्पर्म क्या होता है ईच एजुकेशन में फॉर्म होता है। ओके, लेकिन उसमें भी हमको क्या पता चला कि 50% तो कैपेसिटेशन में जाते हैं और 50% क्या हो जाते हैं, डीमोर्टलाइज, ब्रोकन या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ओके, बेसिकली जब भी आपको एग्जाम में व्हाट इज कैपेसिटेशन, तो आपको कुछ भी करके स्पर्म की जो स्पीड होती है, मोर्टेलिटी होती है, वो किस किस वे से, एक वेस्टिबुलर सिक्रीशन या आपके बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या किसी अदर सिक्रीशन सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, ये सारे जो अलग अलग फैक्टर्स है जो स्पर्म की मोर्टेलिटी को इंक्रीज करेंगे ताकि एक स्पर्म वजाइना से होके कहां तक जा पाए, आपके पूरे टोटल एम्प्यूलर रीजन तक जाके फर्टिलाइजेशन कर पाए, उसी को कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि आपको क्या लिखना है कैपेसिटेशन में। ओके, ये चैप्टर भी कम से कम आपका हैवी वेटेज वाला है, 8 to 9 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, तो ध्यान देना। इसमें कैसे कि 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स बनेंगे ईच एजुकेशन में, लेकिन 50% से भी ज्यादा को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, 50% डिस्ट्रॉय हो गए या उससे ज्यादा भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला गया, ओनली फ्यू हंड्रेड्स आर रिमेन। एक बार जब 50 से भी ज्यादा को मार दिया जाता है, ठीक है, 50% तो मरे ठीक है, लेकिन एट अ टाइम एक टाइम आता है जिसमें और 50+% तक का क्या होंगे, स्पर्म्स का डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और अबाउट कितने बचेंगे हमारे पास, सिर्फ फ्यू हंड्रेड्स में क्या बचेंगे, कुछ रिमेन हो जाएंगे स्पर्म। और वो स्पर्म कहां तक पहुंच जाते हैं, फिर आपके एम्प्यूलर रीजन तक पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेशन के थ्रू। और उसमें भी पहुंचने के बाद भी आपको हमेशा से पता है कि ओनली वन स्पर्म विल ओनली फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, एक ही स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज कर पाता है ओवम को। वो बात अलग है कि कभी कभी एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 या 3 कभी आ सकते हैं, जिसके से डबलेट या ट्रिपलेट फॉर्मेशन आते हैं। ओके, तो बेसिक बात इतना समझ में आ रहा है कि कैसे स्पर्म कहां तक का एंटर होगा और कैसे होगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म पूरा जानते कि क्या होने वाला है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्पर्म आया, ठीक है, ये स्पर्म आया हमारे पास, और ये क्या करेगा, जो भी ओवम है इसके वॉल से पहले क्या करेगा, अपना मुंडी को अटैच करेगा। मतलब स्पर्म लाया अगेंस्ट द ओवम। ओके, और क्यों अटैच करता है मुंडी को, ही पैर को क्यों नहीं अटैच करता है, बिकॉज स्पर्म का आपको पता है कि जो इसका ऐसा ये सर्कुलर पार्ट है, ओके, इसके हेड के सबसे टॉप मोस्ट रीजन में क्या होता है, एक्रोजोम होता है, और इधर पे क्या होता है, पीछे इसका न्यूक्लियस होता है। तो पहले एक्रोजोम क्या करेगा, इस जगह पे लाई करता है और वो कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है। सो एक्रोजोम रिलीजेस द लाइसिन। सबसे पहला कौन कौन सा लाइसेंस होगा वो देख लेते हैं नाम। सबसे पहला हाइलोनिरिडेज का है, और उसके बाद है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये दो एंजाइम्स को ये क्या करेगा, लेके चलेगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम से क्या होगा, जो कोरोना रेडिएटा के सेल से वो हटेंगे। हाइलोनिरिडेज से क्या होगा, जो आपका जोना पेलुसिड है वो हटना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो भी इसके अंदर कंटेन होगा ये सब क्या करेगा, ओवम के वॉल्स को हटाना चालू करेगा। ओके, नेक्स्टली अगर जब ये सारा प्रोसेस हो गया एक्रोजोम के बाद, तो क्या होगा, जो स्पर्म है वो पास हो जाएगा आपके जोना पेलुसिडा तक। जेडपी स्टैंड फॉर जोना पेलुसिडा। ओके, और वो भी स्पर्म का सबसे कौन सा रीजन जा रहा होता है, हेड रीजन। ओके, तो ये बेसिक था कि ओवम ने क्या किया, लाया अगेंस्ट किया वॉल, ओवम के वॉल की तरफ। उसके बाद उसने कुछ एक्रोजोम से लाइसेंस को रिलीज किया, सच एज लाइटिक एंजाइम एंड हाइलोनिरिडेज, जो कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये सब वगैरह वगैरह चीजों को हटाएंगे। और उसके बाद स्पर्म किस तक का पहुंच जाएगा, जोना पेलुसिडा तक पहुंच जाएगा। ओके, इसका हेड रीजन लेके। हेड के बाद क्या बोला जा रहा है कि आपका जो जोना पेलुसिडा का लेयर है, ओके, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, ऐसे कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल होंगे। तो जो आपका जोना पेलुसिडा है उसके पास एक प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है। ये जो रिसेप्टर बना है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना है, और उसको उस रिसेप्टर का नाम है फर्टिलाइजिन। ओके, इसके ऊपर रिसेप्टर्स के टाइप होते हैं, इसलिए बोला गया फर्टिलाइजिन ZP2 या तो फर्टिलाइजिन ZP3। ये सब टाइप के रिसेप्टर्स उसके पास हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, ये सारे रिसेप्टर्स जो है ये किसको जाके बाइंड करेंगे, एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ स्पर्म। ओके, ये जो फर्टिलाइजिन है, ये जो वर्ड है फर्टिलाइजिन, ये कहां पे है, ये जोना पेलुसिडा मतलब ओवम के ऊपर है। ओके,
तो इसके रिलेटेड जो स्पर्म है उसके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इसके रिसेप्टर से बाइंड हो पाए। ओके, जैसे अगर ये स्पर्म है, ये स्पर्म ट्रैवल कर, या ये स्पर्म है, ये ट्रैवल कर रहा है, तो इसके जोना पेलुसिडा के लेयर से ये बाइंड होना चाहिए प्रॉपरली। ये बाइंडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर इसके पास फर्टिलाइजन है तो इसका अपोजिट इसके पास होना चाहिए, एंटी फर्टिलाइजन, जो कि स्पर्म पे होगा। और ये क्यों होता है, ताकि क्या बना पाए, अट्रैक्शन बना पाए ओवम और स्पर्म के बीच में। ओके, तो यही बेसिक बात है कि जो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन होता है ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि कैसा है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, और ये कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये आपका स्पर्म ट्रैवल किया, यहाँ पे आपका ओवम है, तो ओवम के ऊपर क्या होगा, इसका रिसेप्टर होगा। ओके, और जो आपका स्पर्म है वो क्या रख के चलता है अपने ऊपर, एंटी फर्टिलाइजन, और ये जो ओवम है इसके ऊपर क्या होता है, फर्टिलाइजन होता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आपको समझने हैं। अब ये चीजें क्यों होती है, सच अगर बात करते हैं किसी, अगर हम दो अदर एनिमल्स के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन में भी गलती से हो गया, ठीक है, तो इसका स्पर्म इसके रिसेप्टर को बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज इसके पास जो एंटी फर्टिलाइजन होगा और ओवम के ऊपर जो फर्टिलाइजन है ये दोनों अलग अलग स्पीशीज का है। इसलिए ये सारी चीजें क्या होती है, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। मतलब ह्यूमन के साथ ही क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है स्पर्म और ओवम का। और आगे आपको बोला कि कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन होता है। कॉम्पेटिबिलिटी मतलब कैसा होगा कि मान लेते हैं हमारे पास स्पर्म आया जिसके ऊपर कैसा उसका थोड़ा बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर वो बिगड़ा हुआ है, या तो स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो वो जल्दी उसको उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो वही बोला जा रहा है कि जब रिएक्शन कॉम्पेटिबल हो, मतलब प्रॉपर स्पर्म का साइज वगैरह, लेंथ वगैरह जो होता है, जो स्पर्म हो वो अच्छे से काफी मेंटेन रहे, और आपका जो फर्टिलाइजन है उसके साथ बाइंड करेगा, तभी क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगा। ओके, सीधा कॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या हो गया, ज्यादातर रिसेप्टर उन्हीं स्पर्म्स को चुनते हैं जिनका हेल्थ अच्छा हो, जो भी स्पर्म का हेल्थ अच्छा हो। तो वही बात बोला गया कि फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन क्यों होते हैं, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, तो एक्रोसोम में रिएक्शंस क्या क्या होने वाला है, आपको ये तो समझ में आ गया कि स्पर्म का हेड जैसे ही आपके जोना पेलुसिडा तक पहुंचेगा, जो कि एट एनिमल पोल पे होगा। एनिमल पोल आपको समझ में आ गया, जहां पे आपका पोलर बॉडी और जर्मिनल वेसिकल लाई करे उसको आप एनिमल पोल बोलते हो। तो एनिमल पोल की तरफ ज्यादातर क्या होता है, मान लेते फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रो न्यूक्लियस होगा। तो ज्यादातर आपका स्पर्म वहां से एंटर करेगा जहां पे आपका क्या हो सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, सीधा सीधा जहां पे आपका ये एनिमल पोल वाला रीजन प्रेजेंट हो, ज्यादातर स्पर्म वहीं से एंटर प्रॉपर हो पाते हैं। तो स्पर्म का जब हेड आता है, टच होगा किसको, जोना पेलुसिडा को एट एनिमल पोल पे, तो एक्रोसोम रिलीज करते हैं कुछ लाइटिंग एंजाइम को और जोना लाइसेंस को। ओके, जोना लाइसेंस ताकि आपकी जोना पेलुसिडा के लेयर्स ओपन हो जाए। बाकी लाइसिन लाइटिंग एंजाइम जो जनरली क्या करेगा, वाइटल लाइन मेम्ब्रेन को सबको रप्चर करेगा। ओके, अब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये वाला फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, तो स्पर्म क्या करता है ना, वॉल के अगेंस्ट धीरे धीरे अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है। मतलब क्या, ये स्टार्ट करता है वीक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। मतलब क्या, ये अपने टेल्स का क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ताकि कंटिन्यू वॉल पे क्या हो पाए, इसका अटैचमेंट हो पाए, और वॉल थोड़ा सा भी ओपन होगा तो ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। यहाँ पे आपको लिखा है पीएम, पीएम स्टैंड फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है स्पर्म का और ओवम का, ये दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटली डिसॉल्व हो जाता है। ओके, इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व, इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया तो ये दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड ओवम डिसॉल्व्स, स्पर्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स एंटर्स। ओके, एंटर कर जाएगा किसके अंदर, ओवम के अंदर। ठीक है, आपको कभी पता है सबसे पहले सेंट्रियोल्स जाना जरूरी है, ताकि ओवम का क्या हो पाए, पूरा का पूरा डिवीजन कंप्लीट हो पाए। ओके, सेंट्रियोल्स ने डिवीजन किया तो बाद में न्यूक्लियस क्या करेगा, उसके साथ बोल सकते हैं मिक्सअप करके अपना क्रोमोसोम वगैरह एक्सचेंज कर लेगा। ओके, और बाकी जो पार्ट इसका टेल रीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया रीजन है, मिडल पीस, एंड पीस, प्रिंसिपल पीस, जितना भी रीजन है वो सब क्या हो जाएगा, आपके ओवम से बाहर ही रहेगा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, हमेशा आउटसाइड रहेगा। ओके, तो बेसिक मतलब क्या समझ में आ गया, कभी भी मैकेनिज्म कैसे चलेगा, जब स्पर्म लाई अगेंस्ट करेगा ओवम के, तो वो एक्रोसोम का रिएक्शन स्टार्ट करता है, जिसमें स्पर्म पास करता है जोना पेलुसिडा को। ओके, अब जोना पेलुसिडा को पास करने के लिए क्या होना चाहिए, जोना पेलुसिडा के पास फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर होते हैं, जो कि प्रोटीन रिसेप्टर है, सच एज ZP2 ZP3। तो स्पर्म के ऊपर उल्टे टाइप के रिसेप्टर होंगे, सच एज एंटी फर्टिलाइजिंग। ओके, इनका काम क्या होता है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है और कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन दिखाते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होता है तो ये लोग क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं, वीक वेव स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, जब डिसॉल्व होता है तो स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस और सेंट्रियोल है वो क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, और रिमेनिंग पार्ट हमेशा आउटसाइड रहता है। ओके, बेसिक बात क्या है कि जब स्पर्म का हेड टच करता है किसी भी वाइटलाइन मेम्ब्रेन को, ठीक है, मान लेते हैं जो स्पर्म है हमारा, उसने कोरोना रेडिएटा हटा दिया, जोना पेलुसिडा को हटा दिया, अब वो एंटर कर गया लास्ट लेयर के पास जिसका नाम है हमारा वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे हमारा स्पर्म का हेड किसको टच करेगा, अपने वाइटलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा,
तो वहां पे कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, मतलब उसके एकदम कॉर्टेक्स रीजन में, आउटर मोस्ट रीजन में एक रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें आपका जो ये वाइटिलाइन मेम्ब्रेन है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में, कि मतलब हाँ आप में अवेलेबल हो गया कि आप फर्टिलाइजेशन कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, जैसे आपका वाइटिलाइन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता था आपके वाइटिलाइन और जोना पेलिसुडा के बीच में एक स्पेस है नोन एज अ पेरीवाइटिलाइन स्पेस। ये पेरीवाइटिलाइन स्पेस इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि ये किसी फर्दर प्रिवेंट एनी फर्दर एंट्री ऑफ अ स्पर्म, मतलब कोई और स्पर्म को एंटर करने देगा ही नहीं एट अ टाइम, अगर एक स्पर्म एंटर कर गया तो। ओके, बेसिक वापस से समझ लेते क्या है कि जब ये सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो स्पर्म क्या हो गया, स्पर्म जैसे ही वाइटिलाइन मेम्ब्रेन को टच होता है तो वहां पे एक रिएक्शन बिगिन हो जाती है, जिसमें वाइटिलाइन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है कि हाँ अब फर्टिलाइजेशन कर लो, मैं रेडी हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन उसी की बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है सच एज पेरीवाइटिलाइन मेम्ब्रेन, वो स्पेस ये क्या करेगा, उस जगह पे सारे के सारे जो रिसेप्टर होते हैं इनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जो भी मैंने आपको ZP2 ZP3 रिसेप्टर बोला गया था, इनको डीएक्टिवेट कर देंगे ताकि एट अ टाइम एक ही स्पर्म एक ओवम में एंटर करवाए और कोई ना कर पाए। तो यही पेरीवाइटिलाइन स्पेस क्या करता है, जितने भी रिसेप्टर्स है उनको क्या कर देगा, डीएक्टिवेटेड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपका खत्म होता है कि स्पर्म ने एंट्री कर ली किसके अंदर, एग के अंदर। तो अब बेसिक बात है कि लास्ट टॉपिक चलेगा आपका कि ओवम का कैसे एक्टिवेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो ओवम का एक्टिवेशन में क्या था कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जो आपका ओवम है वो किस चीज पे अटका हुआ था अभी तक, मेटाफेज 2 पे। तो ये मेटाफेज 2 कब रन होगा, जब स्पर्म कांटेक्ट करता है आपके वाइटिलाइन मेम्ब्रेन से, तो ये क्या अंदर सीक्रेट करेगा, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस। तो सेंट्रियोल्स जैसे जाएगा मेटाफेज 2 के पास, तो मेटाफेज 2 क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे मेटाफेज 2 स्टार्ट हो गया तो ये आपके लिए नॉर्मल सी बात है, दो चीज बना के देगा, एक है सेकेंडरी पोलर बॉडी, पीवी स्टैंड फॉर पोलर बॉडी, और ये क्या बना के देगा, जर्मिनल वेसिकल, जो कि आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके प्रो न्यूक्लियस में। ओके, जहां पे भी आपके एक बोल सकते हैं ऊसाइड के अंदर प्रॉपरली सेकेंडरी पोलर बॉडी और प्रो न्यूक्लियस लाई करता हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू ओवम बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू ओवम। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट बात करते हैं इसके अंदर कि फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म कैसे होने वाला है। तो बहुत कॉमन सा चीज है कि जो आपके दोनों प्रो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, आपके स्पर्म का और आपके ओवम का, ये दोनों का जो प्रो न्यूक्लियाई की जो कवरिंग्स होती है वो क्या हो जाएंगी, डी जनरेट होगी। ओके, पूरे तरीके से कवरिंग्स गायब हो जाएंगी और बाद में वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका क्रोमोसोमल पैरिंग, मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल का, और क्रोमेटिन मटेरियल के बीच में क्या होगा, क्रोमोसोमल पैरिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार क्रोमोसोमल पैरिंग स्टार्ट हो गई तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, सिंक आयरन का। ओके, जो कि बाद में सिंक गैमी स्टार्ट करेगा, या तो कायरोगैमी बोल सकते हैं, सिंक आयरन, या बोल सकते हैं अलग अलग नाम से दिया आपको प्लांट या एनिमल्स के बेसिस पे। तो सिंक गैमी बोलो चाहे सिंक आयरन बोलो, इसका स्टार्टअप होगा और आपका किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइकोट का। ठीक है, ये सिंक गैमी या सिंक आयरन है क्या, तो जो भी सेंट्रोल्स आपने एंटर करवाया था ना स्पर्म के थ्रू, सच एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल, तो ये फॉर्म करते हैं सिंक आयरन स्पिंडल को, जैसे हमारे स्पिंडल अपैरेटस होते हैं वैसा स्पिंडल अपैरेटस की बात हो रही है। और ये लोग क्या कर देते हैं, ये स्टार्ट करते हैं क्लीवेज करने को। क्लीवेज बेसिकली मतलब होता क्या है कि जो भी आपका एक सेल बना है, ठीक है, ये आपका एक सेल था, इसके अंदर आपका क्या बोल सकते हैं, जो आपका मेल वाला न्यूक्लियस है और यहाँ से फीमेल वाला न्यूक्लियस है, ये फ्यूज हो गया, क्रोमोसोमल पैरिंग स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद यहाँ से ये सिंक आयरन के स्पिंडल अटैच होंगे यहाँ पे, और ये सारी चीजों को फिर से डिवीजन में स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से वापस से एक सेल से कितना सेल बनेगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे करते हैं बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये बेसिक बात था जिसमें क्या क्या आपने देखा कि बिफोर फर्टिलाइजेशन मेटाफेज 2 पे रुका है, स्पर्म ने सेंट्रियोल्स दे दिया जैसी, तो रिज्यूम हो गई और 2 चीजें बन गई, प्रो न्यूक्लियस और पोलर बॉडी, ठीक है, जिसको हम ट्रू ओवम बोलते हैं। यहाँ पे फ्यूजन कैसे होगा, जब भी आपका जो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस, इनके ऊपर की कवरिंग डी जनरेट होती है और ये दोनों के बीच में क्रोमोसोमल पैरिंग से एक्सचेंज होता है। इसी के दौरान क्या होगा, आपका सिंक आयरन का फॉर्मेशन होगा, जिसके से क्लीवेज वगैरह स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लीवेज बेसिकली मतलब इसके आगे टॉपिक में पढ़ने वाले, क्लीवेज में क्या होने वाला, जो भी सेल्स आपके क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होकर अलग अलग होना स्टार्ट होते हैं। ओके, मतलब सीधी बात है कि 2 सेल 3 सेल 4 सेल ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल्स बनाते हैं ताकि आपका एक एम्ब्रियो बनता है। ओके, अब बेसिक बात करते हैं कि ये पूरे के अंदर आपको इसका सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब इंपॉर्टेंस क्या था आपके ये सारे प्रोसेस करने का, फर्टिलाइजेशन होने का। तो पहली बात ये है कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन कर पाता है, ठीक है, मतलब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करते हैं तो हमको हमारे नेचर में वेरिएशन मिलता है, अलग अलग टाइप के बोल सकते हैं, हमसे वेरिएशन आते हैं, जैसे हम हमारे पेरेंट्स की तरह एकदम सिमिलर नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो वेरिएशन आया। ओके, मतलब एक इवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और क्या बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte बेचारा अटका हुआ था मेटाफेज 2 पे, वो क्या हो जाता है, वो अपने चीजों को रिज्यूम कर पाता है और एट द एंड पूरा डिवीजन कंप्लीट कर पाता है। ओके, इवन आपको क्या देखने मिलता है कि जो मेल
हैप्लॉइड गैमेट था, ठीक है, और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट, ये दोनों मिक्स होके वापस क्या बन जाते हैं, डिप्लॉइड नेचर वापस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ हमारे पास क्या होते हैं, थोड़े बहुत बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है हमारा ये पूरा फर्टिलाइजेशन होने का। ओके, तो यहीं तक का भी हमारा वीडियो रोकते हैं, इसके आगे के टॉपिक्स हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन वगैरह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।